देखो, बीपीएससी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल्ड डिस्कशन। डिटेल में हमें पता होना चाहिए क्या मतलब होता है, क्यों पूछा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमें पता होना चाहिए। तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो पूछा गया है इकोनॉमी सेक्शन में और बिहार स्पेशल वाले सेक्शन में। इससे पहले हम ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। और एक वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस। इस वीडियो में हम इकोनॉमी और बिहार स्पेशल वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ जनरल साइंस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट इन इंडिया। तो आपको लगे किया तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है, क्योंकि हमने इतना डीप ही किया ही नहीं। फिर भी इस क्वेश्चन को आपको करना होगा। एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको सिंपल बनेगा नहीं। देखो, तो सिंपल है, फूड को आप मैनेज करते हो। आपके पास मान लो एक आप गवर्नमेंट हो, आपके पास फूड मैनेज करना है, तो फूड में आप डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करना होगा। प्रोक्योरमेंट, फूड को कैसे खरीदते हो, एमएसपी किस रेट पे खरीदते हो, ये सब आपको करना होगा। मान लो एग्जांपल लेते हैं, आपने फूड खरीदा और आपने दे दिया। भाई बीच में आप कुछ समय के लिए बफर स्टॉक बना के भी तो रखोगे, क्योंकि ऐसा थोड़ी है जिस समय आपके पास प्रोक्योर होगा उसी समय फार्मर को राशन के दुकान पे आप दे दोगे। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो पहले आपको प्रोक्योर करना होगा, फिर कुछ समय के लिए बफर स्टॉक बना के रखना होगा। इसमें अलग अलग जगह जाएगा, कुछ बाहर जाएगा, कुछ ऐसे, और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन ये जो एक्सपोर्ट वाला होगा ये फूड मैनेजमेंट का अंदर का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अलग मिनिस्ट्री का ही काम है। ठीक है ना। फूड मैनेजमेंट वाला जो काम होता है वो किसके अंदर आता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको सेटअप किया गया था 1964 में। इसका क्या क्या काम है? इसका जो ये इन्होंने जो फूड पॉलिसी लाया था उसके तरह ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और बफर स्टॉक बनाना, ताकि नेशनल फूड सिक्योरिटी जो मिशन है उसको अचीव किया जा सके। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, देखो कई टाइप के डेफिसिट होते हैं। रेवेन्यू का मतलब होता क्या है? ऐसे चीज, सबसे पहले रेवेन्यू दो टाइप का, एक होता है रेवेन्यू रिसीट और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब ये है आपके पास जो पैसा आया, ये जो है गया, अगर ये वाला ज्यादा हो गया, मतलब ये ज्यादा आपके पास खर्चा ज्यादा हो गया और कमाई कम हुआ, तो आपको डेफिसिट हो जाएगा ना। ठीक है ना। लेकिन इसमें रेवेन्यू डेफिसिट और बाकी जो कैपिटल डेफिसिट, इन सब में डिफरेंस पता है क्या होता है? बाकी डेफिसिट में क्या डिफरेंस होता है? रेवेन्यू डेफिसिट जब भी होता है ना, एग्जाम्पल लेते हैं कि जो रेवेन्यू वाला पार्ट होता है उसमें कभी भी कैपिटल एसेट जनरेट नहीं होता है। जैसे मान लो, इसमें एक चीज और होता है कि इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो ओवर द फाइनेंस एक्सपेंसेस, लेकिन कभी भी रेवेन्यू डेफिसिट, देखो डेफिसिट जब भी होता है तो आप क्या करते हो? बोरो करते हो। मतलब गवर्नमेंट को डेफिसिट होता है क्योंकि गवर्नमेंट को ज्यादा खर्चा ऑलरेडी हो गया, तो उसके लिए गवर्नमेंट बोरो करेगी। तो बोरो से कभी भी उससे कैपिटल एसेट नहीं बना सकते। ठीक है ना। तो रेवेन्यू डेफिसिट के डेफिनेशन में कभी भी कैपिटल एसेट नहीं बनता है रेवेन्यू डेफिसिट में। तो ये इंपॉर्टेंट आंसर है, क्योंकि ये दोनों तो बिल्कुल ऐसा ऑप्शन है आप सीधे सीधे बाहर कर दो ये तीनों। ठीक है ना। नीड टू बोरो फ्रॉम द रिजर्व नहीं, गवर्नमेंट नीड टू बोरो फ्रॉम इंटरनेशनल नहीं, ये सब काफी स्पेसिफिक है भाई। बोरो करना है कहीं से करेंगे। ठीक है ना। इन दोनों में आपको ऑप्शन था, लेकिन इससे कभी भी क्रिएट नहीं किया जाता है कैपिटल एसेट रेवेन्यू डेफिसिट वाला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ, ये जो भारत माला प्रोजेक्ट है, ये कौन सा प्रोजेक्ट है, किसके लिए है? ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोजेक्ट है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का जब भी याद करता है तो आप एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी याद कर लेना। क्वाड्रिलेटरल, इसमें कौन कौन से 4 शहर है वो देख लेना। कोलकाता, दिल्ली, नीचे चेन्नई और मुंबई। चेन्नई इधर, मुंबई इधर, इन चारों को जोड़ने की बात की है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है ना।
और पोर्ट के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट है, ये भी हमें पता होना चाहिए। साथ साथ सागरमाला प्रोजेक्ट में के अलावे हमें पता होना चाहिए नेशनल वाटरवेज 1 to 6 का कम से कम आपको पता होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक जाता है ये सब आप पता होना चाहिए। तो एक इन्फॉर्मेशन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा ना तो इससे हमें रिलेटेड सारा बात पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, Which of the following agencies release the index of industrial production, index of IIP, index of industrial production, ताकि वो मेजर कर सके इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस को। ये कौन निकालती है? ये निकालती है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिसर। लेकिन ध्यान देना, अब हुआ क्या है, CSO और पहले NSSO था, इन दोनों को मिला के एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है जिसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिसर। मतलब पहले नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और एक सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिसर, दोनों अलग अलग था, अब इन दोनों को एक साथ ज्वाइन कर दिया है। और एक किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। समझ में आया ना? ठीक है। NSO के बारे में कर दिया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, ये लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे को क्या करती है? कंडक्ट करती है। उसके बाद एक इंडियन स्टैटिस्टिकल और इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इसको 1959 में स्टैब्लिश किया गया था। कौन? PC महालनोबिस साहब ने मतलब देखो, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1931 में ही, लेकिन बाद में ही इसको डिजिग्नेट किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है ना। एक एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ PM कुसुम स्कीम। ये स्कीम आपको पता होगा, इसका फुल फॉर्म अगर आपको पता रहता ना तो आप कर लेते, लेकिन हम सबको पता है ये कुछ इस तरह से है कि सोलर एनर्जी से हमें इरिगेशन में फायदा पहुंचाना है। जो पंप वगैरह होते थे ना, पहले चलता था बिजली से या किसी और से, अब सोलर से चलने की बात कर रही है, ठीक है ना। किसान उत्थान योजना, इसका फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है। तो इसमें देखो, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव देखो, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस फार्मर डिपेंडेंस ऑन मॉनसून फॉर इरिगेशन। आपको लगे यार इसका ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है, लेकिन आप खुद सोचो, एक स्पेसिफिक स्कीम ये बनाया गया है। क्या अगर सिर्फ सोलर एनर्जी नहीं हो, सिंपल अगर बिना सीधे आप कुछ डीजल से चला रहे हो कोई भी मोटर, ठीक है ना, तो डीजल से अगर मोटर चला रहे हो तो डीजल वाला भी तो ये काम करेगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव समझ रहे हो ना, कि आप खुद सोचोगे यार इसका ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव ये कतई नहीं है, क्योंकि एक स्पेसिफिक स्कीम है सोलर एनर्जी सा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव तो डीजल वाले से भी फुलफिल हो जाएगा। तो एक नया स्कीम क्यों जरूरी है? तो ये गलत है। टू रिड्यूस फार्मर डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर, भाई ये क्रेडिट की तो बात ही नहीं है, फ्लोरिकल्चर की बात ही नहीं है, ठीक है, फूल वगैरह के। टू रिमूव फार्मर डिपेंडेंस ऑन डीजल एंड केरोसिन एंड टू लिंक पंप सेट इनटू सोलर एनर्जी, ये एक्यूरेट ऑब्जेक्टिव है इसका, ठीक है ना। इसमें सब्सिडी वगैरह भी दिया जाता है, वो सब बात है, लेकिन ये क्योंकि हमें क्या लगता है, ए भी लगता है, ए ऑप्शन भी लगता है, तो ए और डी, सिर्फ डी क्यों होगा ये मैं आपको बता रहा था, ठीक है ना। बहुत लोग इसको, ये मैंने कई लोग मुझे ये बता लेते कि ए और डी वो दोनों ई लगा दिए थे, क्योंकि उनको लगा था ए भी और डी भी, सिर्फ डी क्यों होगा वो मैं आपको डिफ्रेंशिएट किया। चलिए अब बिहार स्पेशल वाला पार्ट कर लेते हैं, फिर साइंस वाला एक में कर लेंगे। हाँ देखो, ऐसे क्वेश्चन आप, ये काफी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये मतलब छूट जाएगा, आराम से छूट जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन ने प्रेस नोट जारी किस दिन किया जनरल इलेक्शन के लिए लेजिस्लेटिव। ये क्वेश्चन अगर आपका छूटता भी है तो कोई दिक्कत नहीं, ये 25 सितंबर था, अब ये पता नहीं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन, जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, घर तक फाइबर, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी करंट अफेयर्स, लेकिन ऊपर वाला करंट अफेयर्स में भी हो पाएगा या नहीं, ये बहुत टफ क्वेश्चन था।
घर तक फाइबर स्कीम हैज बीन लॉन्च। देखो, एक होता है करंट अफेयर्स में मैं सिंपल उसको बोलता है यार वो ये बिल्कुल आसान है, नहीं, ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। इतने भी फैक्चुअल लोग करंट अफेयर्स में नहीं करते कि डेट याद करने लगे, ठीक है ना। इसको देख के तो आप हर डेट याद करने, ऐसे क्वेश्चन छूटता है तो छूटने दो, ठीक है। इन व्हिच स्टेट घर तक फाइबर एक स्कीम लॉन्च किया गया था, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। किस स्टेट में? ये बिहार में घर तक फाइबर स्कीम था, ठीक है ना। इस स्कीम का एम क्या था कि इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाना है हर घर तक, इवन विलेज और रूरल एरिया तक। अब देखो, ये क्वेश्चन भी आप इवन गेस कर सकते हो कि जो रघुवंश प्रसाद सिंह जी थे वो पहली बार इलेक्ट हुए थे किस लोकसभा में। ये देखो, ये क्योंकि इनके बारे में रघुवंश प्रसाद सिंह जी, या आप बात कर लो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिहार के जो लोग, बिहार के इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी का इवन करेंट अफेयर्स में कोई आपको पता चलता है डेथ भी होता है ना, तो उनके बारे में थोड़ा सा उनके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ लो। इससे आपको क्या पता चलता है, मतलब बैकग्राउंड के पर्सनालिटी से क्वेश्चन तभी आएगा जब उनसे रिलेटेड कोई कुछ हुआ रहेगा। जैसे रघुवंश प्रसाद सिंह जी के बारे में आप पूछा है, उसके अलावा पासवान जी के बारे में पूछा, रामविलास पासवान जी के बारे में, तो इन सब से पूछा ना, तो जो भी जिनका भी डेथ होता है उनसे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये इस बार ऐसा नहीं पूछ लेगा, ठीक है। 11th फाइनेंस कमीशन ने, और ये राष्ट्रीय जनता पार्टी इससे पहली बार चुन के गए थे, वैशाली वगैरह से। कोल म्यूटिनी 1813 में हुआ था अंडर बुद्धो भगत, ठीक है ना। कोल म्यूटनी अंडर बुद्धो भगत हुआ था। ये किस रीजन में हुआ था? ये हुआ था सिंघभम वाला रीजन में। जो कोल लोग थे ना, कोल, ये सिंघभम में रहते थे। ये छोटा नागपुर के इनहैबिटेंट थे, ठीक है ना। और इसके अलावा बिहार के कई पार्ट, जैसे बिहार के सदर्न वाला पार्ट जैसे हजारीबाग, पलामू और वेस्टर्न पार्ट, मतलब झारखंड और बिहार का जो वाला बीच वाला पार्ट है, वहां पे रहते थे। 1813 में स्टार्ट हुआ, जब ट्रांसफर ऑफ लैंड को जैसे जो ट्राइबल लैंड था ना, उसको आउटसाइडर को ट्रांसफर किया जाता था। आउटसाइडर को क्या बोला जाता है? दीखू बोला जाता था ना। यहाँ पे प्रॉब्लम थी इन लोगों को, कोल पॉपुलेशन को। तो बुद्धो भगत के मतलब लीडरशिप में इन्होंने रिवेल कर दिया, बहुत सारे आउटसाइडर को जला दिया, ठीक है ना। तो मिलिट्री ऑपरेशन लिया गया ताकि ब्रिटिश इसको कंट्रोल कर सके, ठीक है। जो कच्छ में भी हुआ था 1819 में, ठीक है ना, कच्छ में। उसके बाद वेस्टर्न घाट में भी भील रिवोल्ट हुआ था 1817 से 19 में, कई बार हुआ था, अगेन भील राज। उसके बाद सतारा में रिवोल्ट हुआ था अंडर धर राव इन 1850। उसके बाद रामोसी रिवोल्ट हुआ था अंडर चित्तूर सिंह, सतारा वाले एरिया में, ठीक है ना। रामोसी रिवोल्ट भी सतारा वाले एरिया में हुआ था अंडर चित्तौड़ सिंह, ठीक है। सतारा रिवोल्ट अलग हुआ था धर राव की अध्यक्षता में, लेकिन एक और हुआ था सतारा में। तो ये सतारा से याद रखना दो, एक धर राव और एक हो रहा चित्तौड़ सिंह, महाराष्ट्र में है सतारा। ये हु स्पेयर हेडेड द 1857, हम सबको पता है कुंवर सिंह जी। और कुंवर सिंह जी के जो भाई थे वो भी थे, ये आप हमें पता होना चाहिए। और लड़ाई किनसे लड़े थे? विलियम टेलर से लड़े थे। और इनकी मृत्यु हो गई कहाँ पे? 26 अप्रैल 1858 को एट जगदीशपुर के जमींदार थे, याद रखिएगा। नाना साहब ये कहाँ से बिलोंग करते थे? कानपुर। मौलवी अहमदुल्लाह ये बिलोंग करते थे कहाँ से? फैजाबाद से, ये समय पता नहीं। तात्या टोपे जी तो बिल्कुल ये गुरिल्ला टैक्टिक्स में बहुत ज्यादा महारत था। ये ओपन लड़ाई नहीं आते, गुरिल्ला टैक्टिक्स चलते थे। लक्ष्मीबाई को हेल्प किया था इन्होंने। गांधी जी को किन्होंने बताया प्रॉब्लम के बारे में? किसके प्रॉब्लम के बारे में? पीजेंट के प्रॉब्लम के बारे में हम सबको पता है, राजकुमार शुक्ला जी। राजकुमार शुक्ला जी 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन था ना, उसमें गांधी जी से मिले, गांधी जी को प्रॉब्लम बताया और फिर गांधी जी गए थे, ठीक है। गांधी जी गए थे, जब गांधी जी गए थे ना, तो वहां पे गांधी जी से बहुत लोग मिले थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद जी, अनुग्रह नारायण सिंह जी भी मिले थे,
और उसके अलावा ये भी मिले थे, आचार्य कृपलानी साहब भी मिले थे, ठीक है ना, JB कृपलानी उनको बोलते हैं। तो गांधी जी मिले थे और गांधी जी ने ये सॉल्व कर दिया था उनको प्रॉब्लम। इसी के समय गांधी जी को लोग बापू और महात्मा बोलने लगे थे। फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशियंट महाजनपदा मगध। मगध का जो पहला कैपिटल था वो था राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र पड़ा था, राजगृह। वैशाली भी बाद में हुआ था। चंपा तो कैपिटल था अंग का, अंग का कैपिटल था चंपा, ठीक है ना। चलिए, तो इसका ऑप्शन है ई, क्योंकि कोई भी करेक्ट नहीं है। स्वामी सहजानंद आपको पता है किससे रिलेटेड है? पीजेंट मूवमेंट से रिलेटेड है स्वामी सहजानंद, ठीक है ना। और इनका जन्म हुआ था गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में। ये पीजेंट मूवमेंट के बहुत बड़े प्रोपागेटर थे पीजेंट मूवमेंट के। और इन्होंने स्टैब्लिश किया था बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। और 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती इन्हीं को बोलते हैं, स्वामी सहजानंद भी इनको बोलते हैं। और इतना ही याद रखना। बाद में ऑल इंडिया किसान सभा भी बनता है। ऑल इंडिया किसान सभा किसके साथ? कुछ सोशियोलॉजिस्ट भी इनके साथ मिल गए थे। ये यहाँ भी स्वामी सहजानंद ही थे, ध्यान देना, मैं एक बताता हूँ। देखो, एक बिहार प्रोविंशियल किसान सभा बना, फिर एक ऑल इंडिया किसान सभा बना। दोनों में स्वामी सहजानंद ही ऐड कर रहे थे। जब ऑल इंडिया बना ना, ये कहाँ पे बना? लखनऊ में बना। कब बना? 1936 में बना। ये सारा डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे स्वामी सहजानंद सरस्वती प्रिसाइड कर रहे थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह अंडर यूजिंग सिविल डिसोबीडियंस? चंपारण। देखो, चंपारण को पहले फर्स्ट CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। खेरा को बोलते हैं फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और अहमदाबाद को बोलते हैं फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक। और एक और सत्याग्रह हम सबको पता है, बरदौली। ये सत्याग्रह सरदार पटेल जी ने किया था और इसके बाद पटेल जी को सरदार बोला जाने लगा, वहां की वुमेन बोलती थी। और इसके बाद गांधी जी को बापू, महात्मा वगैरह वर्ड यूज किया जाने लगा। फादर ऑफ द नेशन कौन बोले थे महात्मा गांधी को सबसे पहले? ये सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे, याद रखिएगा। Which of the following river flowing in Bihar is north flowing river? यहाँ पे पूछ रहा है नॉर्थ, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका क्या मतलब होता है आपको पता है? नॉर्थ फ्लोइंग रिवर का मतलब हुआ कि जो, क्योंकि हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर बोलते हैं ना कि मेजॉरिटी रिवर ईस्ट को फ्लो करते हैं। नॉर्थ फ्लोइंग का रिवर जो ऊपर से नीचे जाए, नॉर्थ की तरफ फ्लो हो। इसका एक कतई मतलब नहीं है कि नॉर्थ बिहार में फ्लो हो रहा है, समझ गया ना। इसका कंफ्यूज मत होना। इवन आपको पता है बागमती भी ऊपर से नीचे आती है, कमला भी कुछ इस तरह से, क्योंकि नॉर्थ बिहार में जो भी फ्लो करेगी ऊपर से नीचे ही आएगी ना भाई, क्योंकि ये कुछ टिल्टेड है इस तरह जमीन, क्योंकि सबको गंगा में मिल रहा है। कोसी भी ऐसे ही, गंडक भी ऐसे ही। तो इसमें आंसर होगा नन ऑफ द एबव। ई इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मिनरल के पेयर को मैच करना है। लाइमस्टोन कैमूर में मिलता है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये हम सबको पता है। लाइमस्टोन कैमूर में, माइका गया में मिलता है, क्वार्टजाइट कैमूर में, लेड और जिंक बांका में, क्योंकि सब सदर्न पार्ट में ही अधिकतर मिलते हैं, ठीक है। ये एक और चीज समझ लीजिए, क्योंकि इंडस्ट्री वाले चैप्टर से ही कवर हो जाएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंडस्ट्री एंड प्लेस इज नॉट करेक्टली मैच? वाइल रिफाइनरी हम सबको पता है बरौनी में मिलता है, वाइल रिफाइनरी बरौनी में मिल जाएगा। सीमेंट ये मिल जाएगा, सीमेंट मिल जाएगा कहाँ पे? बंजारी में। उसके बाद फर्टिलाइजर भरावही में। लेकिन जो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि हमें ये पता नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये वेगन एंड इंजीनियरिंग वाला ये पटना में है, मोकामा में, तो ये ही गलत आंसर है। तो यहाँ से सीधे गलत पता चल जाता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी हम शुरू का स्वैम्प सवाल करते हैं कि स्वैम्प भी है, पानी भी है और पिडमंट वाला है, तो ये हम कर लेते हैं जहां से स्टार्ट हुआ शुरुआती वाला, जो जब मतलब इन ऊपर से उतरा होता नहीं,
सेडिमेंट्स पहाड़ से उसी समय की बात करें तो ये तो वेस्ट चंपारण में ही मिलेगा ना भाई, सीतामढ़ी में क्यों मिलेगा, भागलपुर में क्यों? भागलपुर में यार यहाँ पे तो डेल्टा वगैरह सब बन सकता है ना, क्योंकि भागलपुर यहाँ के आसपास, सॉरी डेल्टा नहीं मतलब रिवर के बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि गंगा यहाँ से निकल के फिर आगे जाती है दूसरे स्टेट में, ठीक है ना। तो मधुबनी सीतामढ़ी में आपको तराई सॉइल मिलेगा, भागलपुर में करैल केवल सॉइल, ये डिफरेंस ये प्लीज याद रखिए, करैल केवल सॉइल भागलपुर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ बिहार। देखो गंगा रिवर से मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन करवाए हैं, तो आपको सिर्फ इतना पूछा है कि गंगा रिवर कहाँ से फ्लो नहीं होती है, गंगा रिवर इनमें से कहाँ से फ्लो नहीं होती, ये आपसे पूछा है। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। कितना आसान क्वेश्चन था, क्योंकि मगध वाला पार्ट को तो आप सीधे सीधे हटा देते, क्योंकि ये वाला पार्ट है मगध एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। टोटल कितने डिवीजन है, 9 डिवीजन है, तो मगध आप पहले ही छाड़ देते। और ये वाला जो सारण वाला पार्ट है, ये वाला में तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, ठीक है, तिरहुत वाला। तो ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट छट गया मगध वाला, एक ऊपर वाला पार्ट कोसी वाला छट गया, बाकी सबसे गुजरता है, यहाँ हो गया, यहाँ गुजर गया, यहाँ से गुजरा, यहाँ से गुजरा, यहाँ से गुजरा, बाकी सबसे गुजरता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और एक और चीज, जो पूर्णिया वाला पार्ट है ना, वहां से भी नहीं गुजरते, ये भी ध्यान रखिए। गंगा के ट्रिब्यूटरी की बात हम नहीं करें, सिर्फ गंगा, ठीक है। ये पूर्णिया वाला पार्ट, उसके अलावा ये ऊपर वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट, कोसी वाला पार्ट, और ये नीचे मगध वाला पार्ट, तो यही पूछा गया था। यहाँ पे क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइब एंड डिस्ट्रिक्ट व्हिच वन इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है वो आपको बताना है। देखो संथाल वाला तो बांका में मिल जाएगा, हाँ। ओरोंग ये सुपौल में मिल जाते हैं, ओरियन। मुंडा वाला आपको मिलता है पूर्णिया में, और खारवार वाला भागलपुर में, ठीक है। तो एक वीडियो मैंने उस पर भी बनाया है कि ट्राइबल वाला कौन सा ट्राइब कहाँ पे रहते हैं, वो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप लोग देख लेना, उससे आपको कवर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो में, ये वाला पार्ट, क्योंकि ये वाला पार्ट आप छोड़ सकते हो सीधा सीधा, क्योंकि अब नया फॉरेस्ट रिपोर्ट आ गया है, न्यू फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 वाला। हर 2 साल पे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालती है, तो पुराना डेटा करने से कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप हटा देना। चलिए इतना तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बिहार स्पेशल वाला कुछ बचा हुआ है 13 क्वेश्चन और साइंस वाला कवर करने का कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर। अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो इस वीडियो, क्योंकि सिर्फ पहला सेट हम पब्लिक करने वाले हैं, बाकी सेट प्राइवेट होगा, अनलिस्टेड होगा, 9582062485, सिर्फ 199 फी है, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। देखो बीपीएससी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल्ड डिस्कशन। डिटेल में हमें पता होना चाहिए क्या मतलब होता है, क्यों पूछा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमें पता होना चाहिए, तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो पूछा गया है इकोनॉमी सेक्शन में और बिहार स्पेशल वाले सेक्शन में। इससे पहले हम ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, और एक वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस। इस वीडियो में हम इकोनॉमी और बिहार स्पेशल वाला पार्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ जनरल साइंस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट इन इंडिया। तो आपको लगे किया तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है, क्योंकि हमने इतना डीप ही किया ही नहीं, फिर भी इस क्वेश्चन को आपको करना होगा। एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको सिंपल बनेगा नहीं। देखो तो सिंपल है, फूड को आप मैनेज करते हो, आपके पास मान लो एक आप गवर्नमेंट हो, आपके पास फूड मैनेज करना है, तो फूड में आप डिस्ट्रीब्यूशन भी तो करना होगा, प्रोक्योरमेंट, फूड को कैसे खरीदते हो, एमएसपी किस रेट पे खरीदते हो, ये सब आपको करना होगा। मान लो एग्जांपल लेते हैं, आपने फूड खरीदा और आपने दे दिया, भाई बीच में आप
आप कुछ समय के लिए बफर स्टॉक बना के भी तो रखोगे, क्योंकि ऐसा थोड़ी है जिस समय आपके पास प्रोक्योर होगा उसी समय फार्मर को राशन के दुकान पे आप दे दोगे, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो पहले आपको प्रोक्योर करना होगा, फिर कुछ समय के लिए बफर स्टॉक बना के रखना होगा। इसमें अलग अलग जगह जाएगा, कुछ बाहर जाएगा, कुछ ऐसे, और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन ये जो एक्सपोर्ट वाला होगा ये फूड मैनेजमेंट का अंदर का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अलग मिनिस्ट्री का ही काम है, ठीक है ना। फूड मैनेजमेंट वाला जो काम होता है वो किसके अंदर आता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको सेटअप किया गया था 1964 में। इसका क्या क्या काम है? इसका जो ये इन्होंने जो फूड पॉलिसी लाया था उसके तरह ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और बफर स्टॉक बनाना, ताकि नेशनल फूड सिक्योरिटी जो मिशन है उसको अचीव किया जा सके। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, देखो कई टाइप के डेफिसिट होते हैं। रेवेन्यू का मतलब होता क्या है? ऐसे चीज, सबसे पहले रेवेन्यू दो टाइप का, एक होता है रेवेन्यू रिसीट और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब ये है आपके पास जो पैसा आया, ये जो है गया, अगर ये वाला ज्यादा हो गया, मतलब ये ज्यादा आपके पास खर्चा ज्यादा हो गया और कमाई कम हुआ, तो आपको डेफिसिट हो जाएगा ना, ठीक है ना। लेकिन इसमें रेवेन्यू डेफिसिट और बाकी जो कैपिटल डेफिसिट, इन सब में डिफरेंस पता है क्या होता है? बाकी डेफिसिट में क्या डिफरेंस होता है? रेवेन्यू डेफिसिट जब भी होता है ना, एग्जाम्पल लेते हैं कि जो रेवेन्यू वाला पार्ट होता है उसमें कभी भी कैपिटल एसेट जनरेट नहीं होता है। जैसे मान लो, इसमें एक चीज और होता है कि इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो ओवर द फाइनेंस एक्सपेंसेस, लेकिन कभी भी रेवेन्यू डेफिसिट, देखो डेफिसिट जब भी होता है तो आप क्या करते हो? बोरो करते हो, मतलब गवर्नमेंट को डेफिसिट होता है क्योंकि गवर्नमेंट को ज्यादा खर्चा ऑलरेडी हो गया, तो उसके लिए गवर्नमेंट बोरो करेगी। तो बोरो से कभी भी उससे कैपिटल एसेट नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो रेवेन्यू डेफिसिट के डेफिनेशन में कभी भी कैपिटल एसेट नहीं बनता है रेवेन्यू डेफिसिट में। तो ये इंपॉर्टेंट आंसर है, क्योंकि ये दोनों तो बिल्कुल ऐसा ऑप्शन है आप सीधे सीधे बाहर कर दो ये तीनों, ठीक है ना। नीड टू बोरो फ्रॉम द रिजर्व नहीं, गवर्नमेंट नीड टू बोरो फ्रॉम इंटरनेशनल नहीं, ये सब काफी स्पेसिफिक है भाई, बोरो करना है कहीं से करेंगे, ठीक है ना। इन दोनों में आपको ऑप्शन था, लेकिन इससे कभी भी क्रिएट नहीं किया जाता है कैपिटल एसेट रेवेन्यू डेफिसिट वाला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ, ये जो भारत माला प्रोजेक्ट है, ये कौन सा प्रोजेक्ट है, किसके लिए है? ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोजेक्ट है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का जब भी याद करता है तो आप एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी याद कर लेना। क्वाड्रिलेटरल, इसमें कौन कौन से 4 शहर है वो देख लेना। कोलकाता, दिल्ली, नीचे चेन्नई और मुंबई। चेन्नई इधर, मुंबई इधर, इन चारों को जोड़ने की बात की है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। और पोर्ट के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट है, ये भी हमें पता होना चाहिए। साथ साथ सागरमाला प्रोजेक्ट में के अलावे हमें पता होना चाहिए नेशनल वाटरवेज 1, नेशनल वाटरवेज 1 to 6 का कम से कम आपको पता होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये सब आप पता होना चाहिए। तो एक इन्फॉर्मेशन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा ना तो इससे हमें रिलेटेड सारा बात पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज रिलीज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ताकि वो मेजर कर सके इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस को। ये कौन निकालती है? ये निकालती है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिसर। लेकिन ध्यान देना, अब हुआ क्या है, CSO और पहले NSSO था, इन दोनों को मिला के एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है जिसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिसर। मतलब पहले नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और एक सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिसर, दोनों अलग अलग था, अब इन दोनों को एक साथ ज्वाइन कर दिया है। और एक किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। समझ में आया ना, ठीक है।
एनएसओ के बारे में कर दिया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे को क्या करती है, कंडक्ट करती है। उसके बाद एक इंडियन स्टैटिस्टिकल और इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इसको 1959 में स्टैब्लिश किया गया था। कौन? पीसी महालनोबिस साहब ने इन मतलब देखो, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1931 में ही, लेकिन बाद में ही इसको डेजिग्नेट किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है ना, एक एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश होता है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम कुसुम स्कीम। ये स्कीम आपको पता होगा, इसका फुल फॉर्म अगर आपको पता रहता ना तो आप कर लेते, लेकिन हम सबको पता है ये कुछ इस तरह से है कि सोलर एनर्जी से हमें इरिगेशन में फायदा पहुंचाना है। जो पंप वगैरह होते थे ना, पहले चलता था बिजली से या किसी और से, अब सोलर से चलने की बात कर रही है, ठीक है ना। किसान उत्थान योजना, इसका फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है। तो इसमें देखो, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव देखो, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस फार्मर डिपेंडेंस ऑन मॉनसून फॉर इरिगेशन। आपको लगे यार इसका ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है, लेकिन आप खुद सोचो, एक स्पेसिफिक स्कीम ये बनाया गया है। क्या अगर सिर्फ सोलर एनर्जी नहीं हो, सिंपल अगर बिना सीधे आप कुछ डीजल से चला रहे हो कोई भी मोटर, ठीक है ना, तो डीजल से अगर मोटर चला रहे हो तो डीजल वाला भी तो ये काम करेगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव समझ रहे हो ना, कि आप खुद सोचोगे यार इसका ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव ये कतई नहीं है, क्योंकि एक स्पेसिफिक स्कीम है सोलर एनर्जी सा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव तो डीजल वाले से भी फुलफिल हो जाएगा। तो एक नया स्कीम क्यों जरूरी है? तो ये गलत है। टू रिड्यूस फार्मर डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर, भाई ये क्रेडिट की तो बात ही नहीं है, फ्लोरिकल्चर की बात ही नहीं है, ठीक है, फूल वगैरह के। टू रिमूव फार्मर डिपेंडेंस ऑन डीजल एंड केरोसिन एंड टू लिंक पंप सेट इनटू सोलर एनर्जी, ये एक्यूरेट ऑब्जेक्टिव है इसका, ठीक है ना। इसमें सब्सिडी वगैरह भी दिया जाता है, वो सब बात है, लेकिन ये क्योंकि हमें क्या लगता है, ए भी लगता है, ए ऑप्शन भी लगता है, तो ए और डी, सिर्फ डी क्यों होगा ये मैं आपको बता रहा था, ठीक है ना। बहुत लोग इसको, ये मैंने कई लोग मुझे ये बता लेते कि ए और डी वो दोनों ई लगा दिए थे, क्योंकि उनको लगा था ए भी और डी भी, सिर्फ डी क्यों होगा वो मैं आपको डिफ्रेंशिएट किया। चलिए अब बिहार स्पेशल वाला पार्ट कर लेते हैं, फिर साइंस वाला एक में कर लेंगे। हाँ देखो, ऐसे क्वेश्चन आप, ये काफी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये मतलब छूट जाएगा, आराम से छूट जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन ने प्रेस नोट जारी किस दिन किया जनरल इलेक्शन के लिए लेजिस्लेटिव। ये क्वेश्चन अगर आपका छूटता भी है तो कोई दिक्कत नहीं, ये 25 सितंबर था, अब ये पता नहीं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन, जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, घर तक फाइबर, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी करंट अफेयर्स, लेकिन ऊपर वाला करंट अफेयर्स में भी हो पाएगा या नहीं, ये बहुत टफ क्वेश्चन था। घर तक फाइबर स्कीम हैज बीन लॉन्च। देखो, एक होता है करंट अफेयर्स में मैं सिंपल उसको बोलता है यार वो ये बिल्कुल आसान है, नहीं, ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। इतने भी फैक्चुअल लोग करंट अफेयर्स में नहीं करते कि डेट याद करने लगे, ठीक है ना। इसको देख के तो आप हर डेट याद करने, ऐसे क्वेश्चन छूटता है तो छूटने दो, ठीक है। इन व्हिच स्टेट घर तक फाइबर एक स्कीम लॉन्च किया गया था, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, किस स्टेट में? ये बिहार में घर तक फाइबर स्कीम था, ठीक है ना। इस स्कीम का एम क्या था कि इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाना है हर घर तक, इवन विलेज और रूरल एरिया तक। अब देखो, ये क्वेश्चन भी आप इवन गेस कर सकते हो कि जो रघुवंश प्रसाद सिंह जी थे वो पहली बार इलेक्ट हुए थे किस लोकसभा में। ये देखो, ये क्योंकि इनके बारे में रघुवंश प्रसाद सिंह जी, या आप बात कर लो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिहार के जो लोग, बिहार के इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी का इवन करंट अफेयर्स में कोई आपको पता चलता है डेथ भी होता है ना, तो उनके बारे में थोड़ा सा उनके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ लो। इससे आपको क्या पता चलता है, मतलब बैकग्राउंड के पर्सनालिटी से क्वेश्चन तभी आएगा जब उनसे रिलेटेड कोई कुछ हुआ रहेगा। जैसे रघुवंश प्रसाद सिंह जी के बारे में आप पूछा है, उसके अलावा
उसके बाद उसके अलावा पासवान जी के बारे में पूछा, रामविलास पासवान जी के बारे में। तो इन सब से पूछा ना, तो जो भी जिनका भी डेथ होता है उनसे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये बार इस बार ऐसा नहीं पूछ लेगा, ठीक है। 11th फाइनेंस कमीशन है। और ये राष्ट्रीय जनता पार्टी इससे पहली बार चुन के गए थे, वैशाली वगैरह से। कोल म्यूटिनी 1813 में हुआ था अंडर बुद्धो भगत, ठीक है ना। कोल म्यूटनी अंडर बुद्धो भगत हुआ था। ये किस रीजन में हुआ था? ये हुआ था सिंघभम वाला रीजन में। जो कोल लोग थे ना, कोल ये सिंघभम में रहते थे। ये छोटा नागपुर के इनहैबिटेंट थे, ठीक है ना। और इसके अलावा बिहार के कई पार्ट, जैसे बिहार के सदर्न वाला पार्ट जैसे हजारीबाग, पलामू और वेस्टर्न पार्ट, मतलब झारखंड और बिहार का जो वाला बीच वाला पार्ट है, वहां पे रहते थे। 1813 में स्टार्ट हुआ, जब ट्रांसफर ऑफ लैंड को जैसे जो ट्राइबल लैंड था ना, उसको आउटसाइडर को ट्रांसफर किया जाता था। आउटसाइडर को क्या बोला जाता है? दीखू बोला जाता था ना। यहाँ पे प्रॉब्लम थी इन लोगों को, कोल पॉपुलेशन को। तो बुद्धो भगत के मतलब लीडरशिप में इन्होंने रिवेल कर दिया, बहुत सारे आउटसाइडर को जला दिया, ठीक है ना। तो बहुत तो मिलिट्री ऑपरेशन लिया गया ताकि ब्रिटिश को इसको कंट्रोल कर सके, ठीक है। जो कच्छ में भी हुआ था 1819 में, ठीक है ना, कच्छ में। उसके बाद वेस्टर्न घाट में भी भील रिवोल्ट हुआ था 1817 से 19 में, कई बार हुआ था। अगेन भील राज। उसके बाद सतारा में रिवोल्ट हुआ था अंडर धर राव इन 1850। उसके बाद रामोसी रिवोल्ट हुआ था अंडर चित्तूर सिंह, सतारा वाले एरिया में, ठीक है ना। रामोसी रिवोल्ट भी सतारा वाले एरिया में हुआ था अंडर चित्तौड़ सिंह, ठीक है। सतारा रिवोल्ट अलग हुआ था धर राव की अध्यक्षता में, लेकिन एक और हुआ था सतारा में। तो ये सतारा से याद रखना दो, एक धर राव और एक हो रहा चित्तौड़ सिंह, महाराष्ट्र में है सतारा। ये हु स्पेयर हेडेड द 1857, हम सबको पता है कुंवर सिंह जी। और कुंवर सिंह जी के जो भाई थे वो भी थे, ये आप हमें पता होना चाहिए। और लड़ाई किन से लड़े थे? विलियम टेलर से लड़े थे। और इनकी मृत्यु हो गई कहाँ पे? 26 अप्रैल 1858 को एट जगदीशपुर के जमींदार थे, याद रखिए। नाना साहब ये कहाँ से बिलोंग करते थे? कानपुर। मौलवी अहमदुल्ला ये बिलोंग करते थे कहाँ से? फैजाबाद से, ये समय पता नहीं। तात्या टोपे जी तो बिल्कुल ये गुरिल्ला टैक्टिक्स में बहुत ज्यादा महारत था। ये ओपन लड़ाई नहीं है, गुरिल्ला टैक्टिक्स चलते थे। लक्ष्मीबाई को हेल्प किया था इन्होंने। गांधी जी को किन्होंने बताया प्रॉब्लम के बारे में? किसके प्रॉब्लम के बारे में? पीजेंट के प्रॉब्लम के बारे में हम सबको पता है, राजकुमार शुक्ला जी। राजकुमार शुक्ला जी 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन था ना, उसमें गांधी जी से मिले, गांधी जी को प्रॉब्लम बताया और फिर गांधी जी गए थे, ठीक है। गांधी जी गए थे, जब गांधी जी गए थे ना, तो वहां पे गांधी जी से बहुत लोग मिले थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद जी, अनुग्रह नारायण सिंह जी भी मिले थे। और उसके अलावा ये भी मिले थे, आचार्य कृपलानी साहब भी मिले थे, ठीक है ना, जेबी कृपलानी उनको बोलते हैं। तो गांधी जी मिले थे और गांधी जी ने ये सॉल्व कर दिया था उनको प्रॉब्लम। इसी के समय गांधी जी को लोग बापू और महात्मा बोलने लगे थे। फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशिएंट महाजनपदा मगध। मगध का जो पहला कैपिटल था वो था राजगिरी, बाद में पाटलिपुत्र पड़ा था, राजगिरी। वैशाली भी बाद में हुआ था। चंपा तो कैपिटल था अंग का कैपिटल था चंपा, ठीक है ना। चलिए, तो इसका ऑप्शन है ई, क्योंकि कोई भी करेक्ट नहीं है। स्वामी सहजानंद आपको पता है किससे रिलेटेड है? पीजेंट मूवमेंट से रिलेटेड है स्वामी सहजानंद, ठीक है ना। और इनका जन्म हुआ था गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में। ये पीजेंट मूवमेंट के बहुत बड़े प्रोपागेटर थे पीजेंट मूवमेंट के। और इन्होंने स्टैब्लिश किया था बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। और 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती इन्हीं को बोलते हैं, स्वामी सहजानंद भी इनको बोलते हैं। और इतना ही याद रखना। बाद में ऑल इंडिया किसान सभा भी बनता है। ऑल इंडिया किसान सभा किसके साथ?
कुछ सोशियोलॉजिस्ट भी इनके साथ मिल गए थे। ये यहाँ भी स्वामी सहजानंद ही थे, ध्यान देना, मैं एक बताता हूँ। देखो, एक बिहार प्रोविंशियल किसान सभा बना, फिर एक ऑल इंडिया किसान सभा बना, दोनों में स्वामी सहजानंद ही हेड कर रहे थे। जब ऑल इंडिया बना ना, ये कहाँ पे बना? लखनऊ में बना। कब बना? 1936 में बना। ये सारा डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे स्वामी सहजानंद सरस्वती प्रिसाइड कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह अंडर यूजिंग सिविल डिसोबीडियंस? चंपारण। देखो, चंपारण को पहले फर्स्ट CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। खेरा को बोलते हैं फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और अहमदाबाद को बोलते हैं फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। और एक और सत्याग्रह हम सबको पता है, बरदौली। ये सत्याग्रह सरदार पटेल जी ने किया था, और इसके बाद पटेल जी को सरदार बोला जाने लगा, वहां की वुमेन बोलती थी। और इसके बाद गांधी जी को बापू, महात्मा वगैरह वर्ड यूज किया जाने लगा। फादर ऑफ द नेशन कौन बोले थे महात्मा गांधी को सबसे पहले? ये सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे, याद रखिएगा। Which of the following river flowing in Bihar is north flowing river? यहाँ पे पूछ रहा है नॉर्थ, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका क्या मतलब होता है आपको पता है? नॉर्थ फ्लोइंग रिवर का मतलब हुआ कि जो, क्योंकि हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर बोलते हैं ना कि मेजॉरिटी रिवर ईस्ट को फ्लो करते हैं। नॉर्थ फ्लोइंग का रिवर जो ऊपर से नीचे जाए, नॉर्थ की तरफ फ्लो हो। इसका एक कतई मतलब नहीं है कि नॉर्थ बिहार में फ्लो हो रहा है, समझ गया ना? इसका कंफ्यूज मत होना। इवन आपको पता है बागमती भी ऊपर से नीचे आती है, कमला भी कुछ इस तरह से, क्योंकि नॉर्थ बिहार में जो भी फ्लो करेगी ऊपर से नीचे ही आएगी ना भाई, क्योंकि ये कुछ टिल्टेड है इस तरह जमीन, क्योंकि सबको गंगा में मिल रहा है। कोसी भी ऐसे ही, गंडक भी ऐसे ही। तो इसमें आंसर होगा नन ऑफ द एबव। ई इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मिनरल के पेयर को मैच करना है। लाइमस्टोन कैमूर में मिलता है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये हम सबको पता है। लाइमस्टोन कैमूर में, माइका गया में मिलता है, क्वार्टजाइट कैमूर में, लेड और जिंक बांका में, क्योंकि सब सदर्न पार्ट में ही अधिकतर मिलते हैं, ठीक है। ये एक और चीज समझ लीजिए, क्योंकि इंडस्ट्री वाले चैप्टर से ही कवर हो जाएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंडस्ट्री एंड प्लेस इज नॉट करेक्टली मैच? वाइल्ड रिफाइनरी हम सबको पता है बरौनी में मिलता है, वाइल्ड रिफाइनरी बरौनी में मिल जाएगा। सीमेंट ये मिल जाएगा, सीमेंट मिल जाएगा कहाँ पे? बंजारी में। उसके बाद फर्टिलाइजर भरावही में। लेकिन जो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि हमें ये पता नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये वेगन एंड इंजीनियरिंग वाला ये पटना में है, मोकामा में, तो ये ही गलत आंसर है। तो यहाँ से सीधे गलत पता चल जाता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी हम शुरू का सवाल करते हैं कि स्वैम्प भी है, पानी भी है, और पिडमंट वाला है, तो ये हम कर लेते हैं जहां से स्टार्ट हुआ शुरुआती वाला, जो जब मतलब इन ऊपर से उतरा होता नहीं सेडिमेंट्स पहाड़ से, उसी समय की बात करें तो ये तो वेस्ट चंपारण में ही मिलेगा ना भाई। सीतामढ़ी में क्यों मिलेगा? भागलपुर में क्यों? भागलपुर में यार यहाँ पे तो डेल्टा वगैरह सब बन सकता है ना, क्योंकि भागलपुर यहाँ के आसपास, सॉरी डेल्टा नहीं, मतलब रिवर के बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि गंगा यहाँ से निकल के फिर आगे जाती है दूसरे स्टेट में, ठीक है ना। तो मधुबनी, सीतामढ़ी में आपको तराई सॉइल मिलेगा, भागलपुर में करैल केवल सॉइल। ये डिफरेंस ये प्लीज याद रखिए, करैल केवल सॉइल भागलपुर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ बिहार? देखो, गंगा रिवर से मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन करवाए हैं, तो आपको सिर्फ इतना पूछा है कि गंगा रिवर कहाँ से फ्लो नहीं होती है। गंगा रिवर इनमें से कहाँ से फ्लो नहीं होती, ये आपसे पूछा है। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। कितना आसान क्वेश्चन था, क्योंकि मगध वाला पार्ट को तो आप सीधे सीधे हटा देते, क्योंकि ये वाला पार्ट है मगध एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। टोटल कितने डिवीजन है? 9 डिवीजन है, तो मगध आप पहले ही छाड़ देते। और ये वाला जो सारण वाला पार्ट है, ये वाला में तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, ठीक है। तिरहुत वाला,
तो ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट छट गया मगध वाला, एक ऊपर वाला पार्ट कोसी वाला छट गया, बाकी सबसे गुजरता है। यहाँ हो गया, यहाँ गुजर गया, यहाँ से गुजरा, यहाँ से गुजरा, यहाँ से गुजरा, बाकी सबसे गुजरता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और एक और चीज, जो पूर्णिया वाला पार्ट है ना वहां से भी नहीं गुजरते, ये भी ध्यान रखिए। गंगा के ट्रिब्यूटरी की बात हम नहीं करें, सिर्फ गंगा, ठीक है। ये पूर्णिया वाला पार्ट, उसके अलावा ये ऊपर वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट, कोसी वाला पार्ट, और ये नीचे मगध वाला पार्ट, तो यही पूछा गया था। यहाँ पे क्या है, which one of the following pairs of tribe and district which one is not correctly match, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है वो आपको बताना है। देखो संथाल वाला तो बांका में मिल जाएगा, हाँ। ओरोंग ये सुपौल में मिल जाते हैं, ओरियन। मुंडा वाला आपको मिलता है पूर्णिया में, और खारवार वाला भागलपुर में, ठीक है। तो एक वीडियो मैंने उस पर भी बनाया है कि ट्राइबल वाला कौन सा ट्राइब कहाँ पे रहते हैं, वो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप लोग देख लेना, उससे आपको कवर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो में, ये वाला पार्ट, क्योंकि ये वाला पार्ट आप छोड़ सकते हो सीधा सीधा, क्योंकि अब नया फॉरेस्ट रिपोर्ट आ गया है, न्यू फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 वाला। हर 2 साल पे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालती है, तो पुराना डेटा करने से कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप हटा देना। चलिए इतना तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बिहार स्पेशल वाला कुछ बचा हुआ है 13 क्वेश्चन और साइंस वाला कवर करने का कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर। अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो इस वीडियो, क्योंकि सिर्फ पहला सेट हम पब्लिक करने वाले हैं, बाकी सेट प्राइवेट होगा, अनलिस्टेड होगा। 9582062485 सिर्फ 199 फी है, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।